हेलो एवरीवन, मैं दिव्या शर्मा और आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हिस्ट्री के पिछली वीडियोस में हमने सभ्यताओं के टॉपिक को कवर किया था और इस वीडियो में हम देखेंगे मौर्य काल के बारे में। जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर ले, चाहे जब हम इतिहास की बात करते हैं, तो मौर्य काल हमसे अछूता नहीं रह पाता। तो हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम कितना जान पाते हैं। दोस्तों, जो मौर्य काल है उससे पहले भारत पे मगध साम्राज्य की स्थापना थी। मगध साम्राज्य में दोस्तों हम देखते हैं कि जो नंदवंश था, नंदवंश इसका राज्य आधिपत्य था। जो नंदवंश था उसका जो अंतिम शासक था घनानंद। ये एक अत्याचारी और क्रूर शासक हम जिसे कह सकते हैं। इससे पूरी जनता में आक्रोश फैल चुका था इसके समय में, घनानंद के समय में। ऐसे समय में चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनके सहायता से जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और घनानंद को मारा। दोस्तों, ये बोलते हैं कि जो घनानंद है ये सिकंदर का समकालीन था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का नरसंहार किया था और उसके बाद में भारतवर्ष पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य भारत में आया। दोस्तों, जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई तो जो मौर्य साम्राज्य था उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को राजनीतिक एकता में बांधने का प्रयास किया था। तो जो सर्वप्रथम वह शासक जिसने पूरे भारत को राजनीतिक एकता में बांधा था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। तो हम इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं कि जो प्रथम थे मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में, प्रथम हमें क्या क्या तथ्य देखने को मिलते हैं। तो राजनीतिक एकता, पहला तो ये था, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पूरा भारतवर्ष सर्वप्रथम राजनीतिक एकता में बंधा था। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो भारतीय इतिहास था उसका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना, उन दोनों का हुआ था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह यह भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही हुआ था। यह विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था। तो जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसकी बेटी थी हेलेना और जिसे चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। तो इस प्रकार प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था वह चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के मध्य हुआ था। भारतवर्ष का, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला व्यापक साम्राज्य कोई था तो वह मौर्य साम्राज्य था। तो प्रथम व्यापक साम्राज्य यह था मौर्य साम्राज्य। अब इसी में हम नेक्स्ट फैक्ट देखें कि भारत का प्रथम शासक जिसने नर्मदा के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। तो नर्मदा नदी को क्रॉस करके उसके दक्षिण में भी यदि कोई शासक विजय अभियान के लिए गया था तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य का था। तो प्रथमतया नर्मदा नदी के दक्षिण में विजय अभियान, यह भी हमें मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही देखने को मिलता है, जो कि चंद्रगुप्त ने किया था। इसके बाद में हम देखें कि भारत का प्रथम शासक जिसने अपने जीवन में अहिंसा का सिद्धांत अपनाया था वह भी मौर्य काल से था, जो कि अशोक था। अशोक महान जिसे हम कहते हैं, प्रथमतया अहिंसा का सिद्धांत, जियो और जीने दो, अहिंसा सिद्धांत, जिसे जियो और जीने दो का सिद्धांत भी कहते हैं। यह था अशोक द्वारा, जो कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, जो मौर्य काल था उसमें सबसे पहले सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो इस फैक्ट में भी हम मौर्य काल को
समृद्ध मान सकते हैं कि ये जो था प्रशासनिक व्यवस्था इसकी बहुत सुदृढ़ थी, राजनीतिक एकता में पूरे भारतवर्ष को रोक के रखा था। और जैसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था वह चंद्रगुप्त और हेलेना का ही हुआ था। प्रथम व्यापक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, जो कि पूरे उपमहाद्वीप में विशालतम साम्राज्य था। प्रथमतया वह यही था। नर्मदा नदी के दक्षिण में भी यदि कोई शासक विजय अभियान पे गया था तो वह अशोक था, जो कि चंद्रगुप्त था, जो कि हमें मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलता है। प्रथम अहिंसा का सिद्धांत जिसे कहते हैं जियो और जीने दो का सिद्धांत, वह भी अशोक के द्वारा चलाया गया था, जो कि मौर्य साम्राज्य का था। उस वक्त में शासक वह थे, वह हिंसा के सिद्धांत पे अपना राज्य फैलाते थे, किंतु जो अशोक था एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले अहिंसा का सिद्धांत अपनाया था। अब दोस्तों इसमें हम आगे देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के विस्तार है इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों इसकी जानकारी हमें 3 स्रोतों से मिलती है, जिसमें है साहित्य स्रोत मुख्यतया, और जैसे विदेशी विवरण हमें देखने को मिलता है। उस समय के जो विदेशी शासक यहाँ पे आए थे या उनके दूत आए थे उनके द्वारा भी हमें देखने को मिलता है। जैसे बिंदुसार के समय पे भी यहाँ पे जो सीरिया से और मिस्र से दूत आए थे। और जैसे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, उनकी जातक कथाएं, ब्राह्मण साहित्य, इन सभी से, और जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इन सभी से हमें यहाँ के जो मौर्य साम्राज्य इसके विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो विस्तार है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि ये एक तो हो गया साहित्यिक स्रोत, दूसरा हम देखें तो जो विदेशी विवरण है उसके द्वारा, और तीसरा बौद्ध साहित्य। दोस्तों आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसने जैन धर्म को अपनाया था, और मौर्य साम्राज्य का कौन सा ऐसा शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम अभी इसमें देखते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत है उसमें मुख्यतः कौन कौन से हमें स्रोत देखने को मिलते हैं। जैसे साहित्य में हमें पुराण देखने को मिलती है जिसमें हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है। दूसरे नंबर पे हम देखना चाहें कि जैसे विशाखदत्त है उसके द्वारा लिखित है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त इन्होंने लिखी थी मुद्रा राक्षस। कहीं पे मुद्रा राक्षस भी देखने को मिलती है, ये रह वाला रहता है कहीं कहीं। इसके बाद में हम देखें कि जो कौटिल्य है अर्थात चाणक्य, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, उसमें भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो चाणक्य इनकी थी अर्थशास्त्र। तो दोस्तों यदि हम साहित्यिक स्रोतों में देखें तो हमें पुराण, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और चाणक्य की अर्थशास्त्र, इन तीनों से जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम देखें जो कि बौद्ध साहित्य है उसमें हम देखें कि दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, ये सभी पुस्तकें प्रमुख है जिनसे हमें इनकी जानकारी मिलती है। जैसे दीपवंश, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं और हमारे याद होने चाहिए। महावंश और दिव्यावदान। इसके अलावा भी बहुत से उस समय के लिखित ग्रंथ हैं जो कि बौद्ध साहित्य से संबंधित है और जो हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा विदेशी विवरण में हम जो शॉर्ट में देखें तो मेगास्थनीज है उसके इंडिका, मेगास्थनीज इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मेगास्थनीज कौन थे। अब जैसे हम देखें कि नियार्कस आनेटिसिक्रिस आदि यात्रियों के विवरण भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जो विदेशी यहाँ पर दूत आए थे उनके द्वारा लिखित भी जो ग्रंथ है या जो उनके लेख हैं उनके द्वारा हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य उस वक्त में कितना समृद्ध था। अब बौद्ध साहित्य में हम और कहीं जाए न जाए पर जातक कथाएँ हैं जो हर की ज़ुबान पे हमें मिल ही जाती है। इसमें समकालीन सामाजिक जो उनका आर्थिक था और जो धार्मिक व्यवस्था थी उस पर प्रकाश पड़ता है। और जैसे दीर्घ निकाय से हमें राजस्व के सिद्धांत का पता चलता है।
बौद्ध साहित्य से संबंधित है दीर्घनिकाय। इसमें जो राजस्व का सिद्धांत था मौर्य काल का प्रशासनिक, उसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। अब ऐसे हम देखें जैसे दीपवंश और महावंश, जो ये दो पुस्तक है, इनके द्वारा जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार किया गया था। संघमित्रा, श्रीलंका, महेंद्र और संघमित्रा, ये दो गए थे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, जो कि हमें दीपवंश और महावंश से देखने को मिलता है। जैसे अशोक की भूमिका पर भी प्रकाश पड़ता है जो दीपवंश महावंश है इनमें। और जैसे हम देखें कि 10वीं सदी में जो महावंश पर लिखी गई थी टीका वंशप्रकाशनी, उसमें भी हमें मौर्य इतिहास पर जानकारी मिलती है। उसका नाम है वंश कपतकासनी। ये संस्कृत से संबंधित कुछ नाम है, तो इसलिए इनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे दीपवंश में अशोक को उज्जैनी करमौली कहा गया है। जो ये दीपवंश है दोस्तों, इसमें अशोक को कहा गया है उज्जैनी करमौली। अशोक को उज्जैनी करमौली कौन से ग्रंथ में कहा गया है, तो वह है दीपवंश, जो कि हमें बौद्ध साहित्य से संबंधित है और जो हमें मौर्य काल की जानकारी देता है। जैसे दिव्यावदान नामक ग्रंथ है, उसमें भी मौर्य काल की जानकारी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और ऐसे ही यह ग्रंथ चीन और तिब्बत के बौद्ध विद्वानों द्वारा संकलित है। जो कि दिव्यावदान है, इसमें जो चीन और तिब्बत से जो बौद्ध भिक्षुक आए थे भारत, उनके द्वारा संकलित किया गया है, जो इसमें मौर्य काल की जानकारी हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हमने आज शॉर्ट में मौर्य काल की भूमिका को पढ़ा। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।